नमस्कार, मैं हूं आलोक गौड़ और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। दोपहर के 3 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है हमारा खास शो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। दिन की पहली बड़ी खबर में हम बात करेंगे सबसे पहले शरद पवार गुट को लेकर चल रही सियासी अटकलों की, उस दौर की जो उद्धव गुट में कई तकरार को दिखाता है। इतिहास के पन्ने पर थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे। अगली बड़ी खबर में हम बात करेंगे चुनाव आयोग के उस अभियान की जो फर्जी मतदाताओं पर अंकुश लगाने को लेकर किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच चुनाव आयोग आरोपों के कटघरे में भी आ रहा है, जिसकी वजह विस्तार से जानेंगे। और तीसरी बड़ी खबर आज की, तो हम तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस सांसद के उस विवादित बयान की जो कि संस्कृत भाषा के विरोध में दिया गया है, जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। वो बयान भी सुनवाएंगे हम आपको। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ। तो महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के एनसीपी गुट को लेकर तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है, जिस वजह से सियासी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी एनडीए में शामिल हो सकती है। इन सब के बीच खबर यह आ रही है कि इसके लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान बनाया है। मिली जानकारी के अनुसार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, मतलब नेशनल जो लिस्ट कांग्रेस पार्टी है यानी एनसीपी है, शरद पवार गुट का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के साथ आधिकारिक तौर पर जुड़ने के लिए एनसीपी के दो विरोधी गुटों का फिर से एक होना जरूरी होगा। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि बीजेपी में विलय की ये अटकलें अचानक से एनसीपी शरद पवार गुट के मन में क्यों उमड़ पड़े। बता दें कि यह नई अटकलें एनडीए सरकार की उस योजना के साथ सामने आई हैं जिसके तहत सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में संविधान के 131वें संशोधन को लेकर विधेयक पेश किया जाना है। इस कानून का मकसद लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना और नए सिरे से परसिमन की प्रक्रिया शुरू करना है। एनसीपी शरद पवार गुट के पास लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 1 सीट है। सरकार के लिए उसका समर्थन या कम से कम उसका तटस्थ जो बता दें कि जो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर जब बात फायदे की हो तो फैसले भी बड़े होते हैं, और वही थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं तो उस वक्त जब एनसीपी का विभाजन हुआ था तो दरअसल एनसीपी जुलाई 2023 में उस समय औपचारिक रूप से विभाजित हो गई थी, जब अजित पवार अपने कई वरिष्ठ सहयोगियों के साथ अलग होकर महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे। तो इसके बाद चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को पार्टी के नाम पर और चुनाव चिन्ह का असली हकदार माना था। अनुभवी नेता शरद पवार के नेतृत्व वाला विरोधी गुट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नाम से काम करता था। आपको बता दें इसे आमतौर पर एनसीपी एसपी कहा जाता है। 2026 के मध्य तक दोनों पक्ष राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन हाल के हफ्ते जो गुजरे हैं उनके फिर से एक होने की संभावना लगातार चर्चा में तेज हो गई है। फिलहाल जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल मची हुई है, जो भूचाल आया हुआ है सियासत में, यह कोई नई बात नहीं है। पहले भी शिवसेना में भी 2 गुटों में भी फाड़ देखने को मिली थी। पहला गुट उद्धव और दूसरा गुट बीजेपी की अगुवाई वाला शिंदे। इतिहास के पन्ने पलटे तो बीजेपी में विलय को लेकर भी उस वक्त कुछ ऐसे ही हालात पैदा हुए थे। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि शरद पवार गुट को लेकर जो अटकलें चल रही हैं, क्या वो सच होंगी या नहीं। क्या इतिहास खुद को फिर दोहराएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचल तेज मची हुई है, तो एनडीए की हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये एनडीए की बैठक हुई है। आपको बता दें अमित शाह, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये जो एनडीए की बैठक हुई है इसमें कौन कौन शामिल हुए हैं वो भी बताऊंगा। अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहे हैं। 20 जुलाई से ये संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें विधायी एजेंडे और फ्लोर और
सरकार ने 19 जुलाई को इस सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है इसको लेकर। तो आपको बता दें, जिस तरीके से जरूरी विधेयकों पर इसकी सहमति बनाने की कोशिश लगातार जारी है, तो सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है। परसिमन पर सरकार का एक नया प्लान है। लोकसभा सीटों में 50% बढ़ोतरी पर भी मंथन किया जा रहा है। दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को भी साधने की लगातार कोशिश हो रही है। ये परसिमन पर सरकार का ये नया प्लान है जो मैं आपको बता रहा हूं ग्राफिक्स के माध्यम से। जनसंख्या आधारित पुनर्वितरण पर भी फोकस किया जा रहा है। तो ये जिस तरीके से विधायी एजेंडे और फ्लोर कोऑर्डिनेशन पर मंथन लगातार किया जा रहा है, संविधान संशोधन का यह नया ड्राफ्ट तैयार हो गया है। तो जिस तरीके से पिछला बिल नहीं जुटा पाया, तो 2/3 बहुमत हासिल करने की बात इसमें कही जा रही है। तो सरकार की कई विकल्पों पर जो विचार कर रही है, 50% बढ़ोतरी, मंथन, और क्या एनडीए में होगी शरद पवार गुट की एंट्री, इसको लेकर भी लगातार विचार किया जा रहा है। क्योंकि बीजेपी एनसीपी पर मंथन कर रही है, एनडीए में शामिल होने की अटकलें लगातार तेज बनी हुई हैं, चर्चाओं का केंद्र है। तो जिस तरीके से संख्या बल बढ़ाने पर बीजेपी का फोकस दिखाई दे रहा है, पहले एनसीपी के दोनों गुटों के लिए विलय पर जोर दिया गया और औपचारिक गठबंधन से पहले एकजुटता की शर्त रखी गई। तो क्या अब यही है कि संसद की रणनीति में एनसीपी की अहम भूमिका है? तो क्या एनडीए में अब शरद पवार की एंट्री होगी? आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एनसीपी के दोनों गुटों को बीजेपी का बड़ा ऑफर मिल चुका है। दोनों गुटों को एक एक केंद्रीय मंत्री पद का ऑफर मिला है। तो सार्वजनिक तौर पर विलय से दोनों गुटों का इनकार है, लेकिन 50% सीट बढ़ी तो क्या विचार करेंगे? सुप्रिया पटेल कह रही हैं, और परसिमन बिल पर समर्थन के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी लगातार भूचाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि एनसीपी के दोनों गुटों को बीजेपी का यह बड़ा ऑफर मिल चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। तो देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर इन दिनों व्यापक चर्चा हो रही है। एक और चुनाव आयोग इसे मतदाता सूची को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने की प्रक्रिया बता रहा है, और वहीं दूसरी ओर विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और आम नागरिक कई सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी एसआईआर को लेकर अनेक प्रकार की जानकारियां, दावे और अफवाहें तेजी से प्रसारित हो रही हैं, जिनमें से कई तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। लोकतंत्र में मतदान केवल अधिकार ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। इसलिए मतदाता सूची में नाम होना और उसका सही होना अत्यंत आवश्यक है। यदि मतदाता सूची में त्रुटियां हों, पात्र नागरिकों के नाम छूट जाएं या अपात्र व्यक्तियों के नाम बने रहें, तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। और इसी पृष्ठभूमि में एसआईआर का महत्व समझना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी उतना ही आवश्यक है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सरल और नागरिकों के लिए सहज हो। भारतीय चुनाव आयोग की ओर से 30 जून 2026 से महाराष्ट्र और दिल्ली समेत देश के 5 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम शुरू कर दिया गया है। इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ घर घर जाकर वोटरों का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं, ताकि एक पारदर्शी और त्रुटिहीन वोटर लिस्ट तैयार की जा सके। और वहीं इन सबके बीच जहां एसआईआर का अभियान जोर शोर से चल रहा है, वहीं आरोपों से भी एसआईआर घिरता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने एसआईआर पर कई आरोप लगाए हैं। दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। सौरभ भारद्वाज ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है और कहा है कि दिल्ली में सुनियोजित तरीके से एसआईआर के जरिए दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल मतदाताओं के वोट को काटा जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा है कि यह सब बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग कर रही है। आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया और आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाए हैं कि षड्यंत्र के जरिए जानबूझकर एसआईआर की प्रक्रिया को गर्मी की छुट्टियों में रखा गया,
क्योंकि इस वक्त यूपी बिहार के लोग अपने घर चले जाते हैं, बीएलओ उनके घर तक नहीं जा रहे। वहीं आम आदमी पार्टी का दिल्ली में जारी एसआईआर को लेकर यह भी आरोप है कि बीएलओ घर घर फॉर्म को भराने के लिए नहीं जा रहे। तो आपको बता दें, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी क्या है। वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब नागरिकता खत्म नहीं। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं होता, यह भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो बता दें आपको, जिस तरीके से मतदाता सूची और नागरिकता अलग अलग विषय है, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। उनका कहना है कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है। ये साफ आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। दोनों को सीधे नहीं जोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है इन दोनों को सीधे नहीं जोड़ा जा सकता। एसआईआर मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद का उर्दू को अपनी भाषा बताकर और संस्कृत को बाहरी भाषा बताना अब एक नए विवाद को जन्म दे दिया गया है। संस्कृत भाषा पर मोहम्मद जावेद के बयान की बीजेपी ने आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि यह पार्टी की तुष्टीकरण की मानसिकता और भारतीय अस्मिता और सभ्यता का अपमान करने की आदत को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी की यह प्रतिक्रिया एक वीडियो क्लिप सामने आने के बाद आई, जिसमें जावेद को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि उर्दू भारत में पैदा हुई, जबकि संस्कृत और अंग्रेजी नहीं। वीडियो में बिहार के किशनगंज निर्वाचन क्षेत्र से जो लोकसभा सदस्य हैं, जावेद को यह कहते हुए सुना गया है कि बिहार में उर्दू दूसरी भाषा है। हम दूसरी भाषा को इस तरह खत्म नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि उर्दू जो हिंदुस्तान के लोगों की भाषा है और बाहर से नहीं आई है, उसे बचाया जाए। उन्होंने कहा है कि संस्कृत बाहर से आई, अंग्रेजी बाहर से आई है, हिंदी और उर्दू हमारी भाषाएं हैं, वे हिंदुस्तान में पैदा हुई हैं। और इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता केवल उन्हीं लोगों की हो सकती है जो सनातन से विश्वास नहीं करते, जो सनातन पर विश्वास नहीं करते, इस धर्म में विश्वास नहीं करते। और उन्होंने एक्स पर एक वीडियो संदेश में भी यह कहा है, जो लोग बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, उनके लिए संस्कृत एक विदेशी भाषा है, हर भारतीय भाषा भारत की है। यह बयान स्पष्ट रूप से तुष्टीकरण की मानसिकता को दर्शाता है। और बीजेपी के एक और प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस का भारत, उसकी अस्मिता और सभ्यता का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा है कि हमने न केवल सैम पिद्रोता का यह कहते हैं वह सुना है कि बल्कि भारतीय, अफ्रीकी और चीनी जैसे दिखते हैं, बल्कि अब एक कांग्रेस सांसद ने दावा किया है कि संस्कृत बाहर से आई है। हर कोई जानता है कि संस्कृत एक भारतीय भाषा है, यह भारत की भाषा है और भारत की सभ्यता है। आपको बता दें, जिस तरीके से पूनेवाला ने वीडियो जारी कर अपने बयान में यह कहा है कि कांग्रेस के वे सदस्य जिनके नेता विदेश से आए हैं, उन्हें यह दावा करना बंद कर देना चाहिए कि संस्कृत भारत के बाहर से आई है। बीजेपी प्रवक्ता का इशारा सोनिया गांधी के इतालवी मूल की ओर माना जा रहा है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद का जो विवादित बयान है, उन्होंने विवादित बयान यही दिया कि उर्दू बिहार की दूसरी राजभाषा है, ये बोले हैं वो। तो मोहम्मद जावेद आजाद का विवादित बयान, उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो इंग्लिश, अंग्रेजी जो भाषा है वो बाहर की है और संस्कृत भाषा है वो भी बाहर की है, लेकिन जो उर्दू भाषा है, जो हिंदी भाषा है, वो हमारे हिंदुस्तान की है। बाहर से नहीं आई। उर्दू हटाने के फैसले का सांसद ने इसका विरोध किया है। आपको बता दें, सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद का यह विवादित बयान है। तो जहाँ तक उर्दू टीचर्स की बात है, ये ज़रूरी है क्योंकि बिहार में ये सेकंड लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज को ऐसे हम ख़त्म करने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि उर्दू जो हिंदुस्तानियों की ज़ुबान है, ये कोई बाहर से नहीं आई है। संस्कृत बाहर से आई है, अंग्रेज़ी बाहर से आई है, हिंदी और उर्दू ये हमारी ज़बान है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई।
तो बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का इसमें पलटवार भी हुआ है। प्रदीप भंडारी ने बोला ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये जो लोग हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और हम भारतीय भाषा भारत की है। उन्होंने बोला कि जो भारत की भाषा होती है ना, जितनी भी भाषा है वो सब भारत की है। तो बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला का कहना है कि उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस पर पलटवार किया, कांग्रेस को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया शहजाद पूनेवाला ने। तो शहजाद पूनेवाले का जो बयान सामने आया वो यही है कि उन्होंने बोला कि हमारी संस्कृत भारत की सभ्यता तक विरासत है। आपको बता दें जिस तरीके से संस्कृत को विदेशी बताना उन्होंने बोला कि गलत है। कांग्रेस पर भारत की अस्मिता के अपमान का सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया शहजाद पूनेवाला ने। तो बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने सीधे ये बयान दिया है और सीधा कांग्रेस पर आरोप लगाया। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है सोनम वांगचुक का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट में पत्र याचिका दायर की गई। सोनम वांगचुक को दोबारा जंतर मंतर भेजने की मांग उठी है। आपको बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट सोनम वांगचुक का यह मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, उन्हें जंतर मंतर भेजने की दोबारा मांग उठाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सोनम वांगचुक का यह पूरा मामला। सोनम वांगचुक को दोबारा जंतर मंतर पर भेजने की मांग उठाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वांगचुक को सुबह ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उन्हें पुलिस के द्वारा उठाया गया था और उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक का यह मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसके उसमें साफ लिखा गया है, साफ बताया गया है कि जंतर मंतर पर उनको भेजने की अनुमति दे दी जाए। तो सोनम वांगचुक के अनशन पर सियासत क्यों है? आपको बता दें दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन को आज 21 दिन पूरे हो गए। तो सोनम वांगचुक के अनशन पर 21 दिन पूरे तो हो गए। 21वें दिन दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सोनम वांगचुक के जब अनशन चल रहा था तो भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाया गया। पुलिस द्वारा सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया। हाईकोर्ट के आदेश और डॉक्टर की सलाह के बाद यह दिल्ली पुलिस की ओर से यह कार्रवाई की गई है और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच लगातार झड़प की खबरें भी आई, क्योंकि सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद पुलिस और वहां पे जो प्रदर्शनकारी हैं उसके बीच में काफी बहसबाजी हुई। पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की गई वहां पे जितने भी लोग थे और केजरीवाल ने इसको पोस्ट किया है। आपको बता दें सोनम वांगचुक के अनशन पर सियासत लगातार गर्म आ रही है। इतना अहंकार ठीक नहीं, केजरीवाल का कहना है। इसके बाद जो आज कार्रवाई हुई है उसके बाद केजरीवाल का कहना है कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। जबरन उठाने की बजाय मोदी सरकार को बात करनी चाहिए। उन्होंने बोला है कि ये जो उठाया गया, जबरन उठाया गया, उसकी जगह अगर ये बात कर लेते तो ठीक था। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज़।